वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं अपने छोटे से चैनल पर। और यहां पर आज हम जो हमारी क्लासेस चल रही हैं पंचायती राज अधिनियम की, उसमें एक ऐसा पॉइंट जो आपको न केवल एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है बल्कि जब आप नौकरी में आ जाओगे उस वक्त भी ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। तो आज ज़रा इसी के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे और टॉपिक आज का जो रहेगा हमारे बातचीत का वो है परिवार रजिस्टर या कुटुंब रजिस्टर। ठीक है, इसको ज़रा आज हम समझेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ ये दिखता कैसा है, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। ये आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का जो है दिखाई देता है हमें। ये है प्रतिलिपि परिवार रजिस्टर। अगर कोई व्यक्ति परिवार रजिस्टर की नकल मांगता है तो यहीं पर उसे दी जाती है। यहाँ पर गांव का नाम लिखा होता है, यहाँ पर ब्लॉक का नाम लिखा होता है, यहाँ पर जो है गांव सभा का नाम लिखा होता है, यहाँ पे जो है न्याय पंचायत यानी क्लस्टर लिखा होता है, और यहाँ पे तहसील और यहाँ पर ज़िला। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये लिखी होती है क्रम संख्या, यहाँ पर मकान नंबर और यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम। उसके बाद परिवार के मुखिया के नाम के आगे ही परिवार के मुखिया का नाम, उसकी पत्नी का नाम। ठीक है, मतलब परिवार के मुखिया का नाम, उसके बेटा बेटी जो भी हैं उन सब के नाम यहाँ लिखे होते हैं, उनके पति पत्नी के नाम यहाँ लिखे होते हैं, मेल है कि फीमेल है यहाँ लिखा होता है। ठीक है, और यहाँ पर इनके धर्म वगैरह लिखे होते हैं। यहाँ पर लिखी होती है इनकी जन्म तिथि। ठीक, यहाँ पर लिखा होता है धंधा, वो क्या करते हैं, मोस्टली लोग किसानी करते हैं, और साक्षर हैं कि निरक्षर हैं, और अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो वो डेट यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, और फाइनली ये पूरे के जब आप पूरा इसको भर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर साइन होते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के। ठीक है, यहाँ पर नीचे ग्राम पंचायत अधिकारी अपने साइन करता है और अपनी मोहर लगाता है। और ये जो परिवार रजिस्टर की नकल होती है ये हर जगह मान्य है, बहुत ज़्यादा इसका महत्व है, हर जगह इसकी वैल्यू है। और सबसे ज़्यादा वैल्यू है इसकी कोर्ट में, क्योंकि जैसे क्या होता है बहुत बार जो है लोग वारिस बन जाते हैं, वारिस है ना, लोग वारिस के लिए अप्लाई करते हैं कि साहब मान लो कोई व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई, अब जो है उसकी संपत्ति का क्या होगा। तो उसके जो है दूर के परिवार में से कोई निकल के आया कि साहब हम इनके वारिस हैं, तो कोर्ट फिर ये कहता है कि ठीक है आप इनके वारिस हो, हम मान लेते हैं, लेकिन आप प्रूफ करिए कि आप वारिस हो। तो ऐसे में ये जो वारिस व्यक्ति होता है ये भाग के जाता है कहाँ, ये भाग के जाता है ग्राम पंचायत में, संपर्क करता है आपसे, आप ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, और कहता है साहब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए परिवार रजिस्टर की नकल। अगर उसका नाम होगा तो नकल से ही काम चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप दे दो आसानी से। लेकिन मान लो अगर उस व्यक्ति का नाम परिवार रजिस्टर में है ही नहीं, तब फिर वो आपके आगे पीछे चक्कर लगाएगा और कहेगा कि साहब मेरा नाम इस परिवार रजिस्टर में शामिल कर दीजिए। और एक बार उसका नाम अगर इस परिवार रजिस्टर में शामिल हो गया तो वो उसका वैलिड, मतलब हम वैलिड जो है या हम कहें वैध उस परिवार का व्यक्ति हो जाएगा, और फिर वह उस संपत्ति को भी क्लेम कर सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये, इसमें बहुत ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि परिवार रजिस्टर में अगर कोई गड़बड़ होती है तो कोर्ट फिर सीधे किसको बुलाता है, सीधे सचिव जी को बुलाता है कि साहब इन्हें लेके आओ, क्योंकि इन्होंने ही परिवार रजिस्टर में कोई भी परिवर्तन किया है। ठीक है, तो वो अलग प्रोसेस है फ़िलहाल। तो चलिए आज इसी टॉपिक की जो है हम लोग यहाँ बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, देख लो ज़रा। टॉपिक है कुटुंब परिवार रजिस्टर का अनुरक्षण नियमावली। यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज कुटुंब परिवार रजिस्टर का अनुरक्षण नियमावली 1970 कही जाएगी। ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे। ये नियम जो मैं नीचे पढ़ने जा रहा हूँ, देखो ज़रा। कुटुंब परिवार रजिस्टर का प्रारूप एवं इसकी तैयारी। प्रारूप काम है जो मैंने अभी आपको दिखाया, उस प्रारूप में परिवार रजिस्टर तैयार किया जाएगा।
जिसमें ग्राम सभा से संबंधित ग्राम में साधारणतया निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के नाम तथा विवरण कुटुंब क्रम में अंतर्विष्ट होंगे, यानी लिखे होंगे। साधारणतया रजिस्टर में प्रत्येक कुटुंब को एक पृष्ठ आवंटित किया जाएगा, यानी एक परिवार को एक पृष्ठ मिलेगा, जो हमने देखा ना, है ना, ये एक परिवार का है। क्योंकि अब परिवार इतना लंबा तो होता नहीं कि इतने सारे लोग हैं, इसमें तो बहुत 10-15 लाइनें हैं, है ना। तो मुखिया का नाम यहाँ और बाकी सब लोग के नाम जो है यहाँ पर इस एक एक करके लिखते चले जाएंगे इसी तरीके से। तो प्रत्येक परिवार को एक पृष्ठ आवंटित किया जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके आगे बढ़ते हैं, चलिए। अनुसूचित जातियों से संबंधित कुटुंबों या परिवार के लिए रजिस्टर में पृथक अनुभाग होता है। यानी ये जो हम देख रहे हैं, मतलब एक जैसे क्या होता है, रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में जनरल, ओबीसी ये सब एक जगह होते हैं, और फिर एक अलग जो हिस्सा होता है उसी रजिस्टर के अंदर वो SC ST के लिए होता है। ST तो अपने है नहीं, तो बेसिकली SC के लिए ही होता है, वो अलग होता है। रजिस्टर जो बनाया जाएगा वो देवनागरी लिपि हिंदी में तैयार किया जाएगा, ठीक है। ये बात महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखना, इंग्लिश में ये नहीं होता है, ये हिंदी में ही होता है, ठीक। अब रजिस्टर में अगर कोई व्यक्ति अपना नाम शामिल कराना चाहता है तो देखते हैं। रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए सामान्य शर्तें। प्रत्येक व्यक्ति जो साधारणतया ग्राम सभा के क्षेत्र अंतर्गत निवासी रहा हो, कुटुंब परिवार रजिस्टर में रजिस्ट्री किए जाने का हकदार होगा। यानी अगर आप उस परिवार से वास्तविक रूप में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि अभी आप वहाँ रह रहे हो सकता है आप कहीं बाहर चले गए हो, लेकिन आप उस परिवार से जुड़े हुए हैं आधिकारिक तौर पर, तो आपका नाम परिवार रजिस्टर में जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और स्पष्टीकरण है। ऐसा व्यक्ति किसी ग्राम सभा का सामान्य रूप से निवासी माना जाएगा यदि वह उस गांव में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। अगर निवास कर रहा है तो निवासी है ही, लेकिन अगर मान लो निवासी नहीं भी है, कहीं बाहर रह रहा है, लेकिन गांव के अंदर अध्यासन के लिए तैयार किया गया कोई गृह उसके कब्जे में हो, यानी भले आप गांव में नहीं रह रहे हो, लेकिन गांव में आपके रहने के लिए कोई घर है जहां आप आ सकते हो, रुक सकते हो, तो भी आपको निवासी माना जाएगा और आपका नाम परिवार रजिस्टर में जोड़ दिया जाएगा। आई बात समझ में? आगे देखो, कुटुंब परिवार रजिस्टर में त्रैमासिक प्रविष्टियाँ, यानी 3 महीने बाद की जो प्रविष्टियाँ हैं, देखो क्या नियम है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक 3 मास के प्रारंभ में, यानी अप्रैल, मई, जून, ठीक है, ग्राम सभा का सचिव यानी आप लोग प्रत्येक कुटुंब परिवार में 3 माह पूर्व में होने वाले जन्म तथा मृत्यु, ठीक है, यानी अप्रैल, मई, जून, इनमें हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि पिछले 3 महीनों में, ठीक है, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने हो गए। अप्रैल से आपको इसमें चेंज करना है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च में अगर किसी परिवार में किसी का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हो गई, ठीक, तो उस रजिस्टर में, उस परिवार रजिस्टर में आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन ये प्रॉपर चेक करने के बाद, ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया बस, क्या ठीक है सुन लिया और आपने जांच नहीं किया तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे, ये बात समझ लीजिए। तो जो भी एंट्री, क्योंकि सरकारी कागज़ है, इसमें कटिंग नहीं होती है, ध्यान रखना, इसमें कटिंग नहीं होती है कि ठीक है लिख दिया फिर हमने काट दिया, है ना, या इसके ऊपर जो है आपने वाइटनर लगा लिया, पेपर में लोग लगा देते हैं, ऐसा यहाँ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अवैध है, ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर जांच करने के बाद यदि किसी के जन्म हुआ है या मृत्यु हुई है, उसके पूरे आपके पास प्रूफ होने चाहिए, तो फिर आप उस रजिस्टर में परिवर्तन कर देंगे अप्रैल में, ठीक है। चलिए, ऐसे परिवर्तनों की सूचना के लिए ग्राम पंचायत की ऐसे परिवर्तन को सूचना के लिए ग्राम पंचायत की आगामी बैठक में रखा जाएगा। अब जो भी आपने चेंज किया है उसे आप जब अगली पंचायत की बैठक होगी, पंचायत की बैठक तो जान ही रहे हैं आप लोग, पंचायत की बैठक में आम आदमी नहीं आएंगे, कौन आएंगे पंचायत की बैठक में? प्रधान जी, आप और जो वार्ड मेंबर हैं, इनके सामने आप बताओगे कि साहब ये हमने चेंज कर दिया है, तो वो कहेंगे हाँ हाँ साहब सही है, उसकी मृत्यु हो गई, वो पैदा हो गया, ये वो, उससे आपको कन्फर्म हो जाएगा। किसी वर्तमान प्रविष्टि का शुद्धिकरण, मान लो कोई आदमी ये कहता है साहब परिवार रजिस्टर में मेरा नाम गलत आ गया है, हो सकता है, सामान्य बात है, तो फिर आप क्या करेंगे?
तो अगर इसमें कोई शुद्धिकरण करनी है, इसमें कोई चेंज करना है, किसी का नाम गलत आ गया है या किसी गलत व्यक्ति का नाम जुड़ गया है, तो ऐसे में जो शुद्धिकरण है वो आप नहीं करेंगे, वो एडीओ साहब करेंगे, एडीओ पंचायत। ठीक है, ध्यान रखना, एडीओ पंचायत के नाम पर ये आप एप्लीकेशन देंगे, वो व्यक्ति जो चेंज कराना चाहता है वो एप्लीकेशन देगा। ठीक है, उसके बाद एडीओ साहब अपने स्तर से जांच करा के आदेश जारी करेंगे कि हाँ ठीक है, इसके नाम में परिवर्तन कर दो। वो आदेश आपके पास आएगा और आदेश मिलने के बाद आप उस रजिस्टर को शुद्ध करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको, मान लीजिए किसी का नाम गलत है और आपको पता है ये नाम गलत है, तो आप खुद ही जो है उसको ठीक कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने बताया, परिवार रजिस्टर में कोई भी शुद्धिकरण जो होगा वो प्रॉपर आदेश के बाद ही होगा, आपको खुद कुछ नहीं करना है। जब तक एडीओ साहब ना कहें आप नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। देखो, सरकारी नौकरी का एक सिंपल सा फंडा आपको बताता हूँ। सरकारी नौकरी का एक सिंपल सा फंडा है कि आपको जो है अपनी कलम बचा कर चलनी, कलम बचानी है। कलम बचाने का मतलब है कि कहीं कोई काम ऐसा मत कर देना कि आप उसमें फंस रहे हो। ध्यान रखना, आपको भले पता है कि सामने वाले का नाम गलत है, आप सही नाम जानते हो, लेकिन फिर भी आपको सही नहीं करना है, क्योंकि आपको अधिकार नहीं है ना करने का। आप एडीओ साहब, आप उसे एडीओ साहब के पास भेजो। आपको मेरे से बात मत करो, एडीओ साहब के नाम से आप जो है आवेदन पत्र लिखो, एक एप्लीकेशन लिखो। वो एप्लीकेशन एडीओ साहब के पास जाएगी, एडीओ साहब उस पर जांच करेंगे, जांच के बाद उन्हें लगेगा कि नहीं ठीक है भाई, तब वो आदेश करेंगे। उस आदेश को आपको उस जो गांव का रजिस्टर, जो पंचायत का रजिस्टर होता है, उस पर मेंटेन करना है कि साहब हमने ये चेंज किया, क्यों चेंज किया, सब इस आदेश के क्रम में वो आदेश संख्या वहाँ लिखी जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? तब आप मैंने सही किया है, मैंने सही नहीं किया है, एडीओ साहब के आदेश मिलने के बाद मैंने सही किया है। तो अगर कोई गड़बड़ भी होती है तो आप सुरक्षित रहोगे। बात समझ, देखो मेरी बात समझ लो, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल चीज़ क्या है। ठीक है ना? हाँ, ये बात आप लोग जान लो। तो आपको कोई भी शुद्धिकरण नहीं करना है तब तक जब तक एडीओ साहब का आदेश ना आ जाए। और शुद्धिकरण करने का अधिकारी कौन है? तो आप नहीं हो, एडीओ साहब है, सीधी सी बात है। अब रजिस्टर में नाम को अगर शामिल करना है, किसी व्यक्ति को नाम को शामिल करना है, तो जैसा कि मैंने बताया, नाम को शामिल करना है या कोई नाम चेंज करना है तो आपको अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का नाम परिवार रजिस्टर में शामिल नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे साहब मैं तब शामिल करूंगा जब एडीओ साहब कह देंगे। तो आवेदन आप किसको करो? एडीओ साहब को। किसी का नाम अगर जुड़वाना है तो आप डायरेक्टली नाम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, ये बात समझ लो। परिवार रजिस्टर में आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते। परिवार रजिस्टर में अगर नाम जोड़ा जाना है तो कौन जोड़ेंगे? एडीओ साहब के आदेश के बाद जोड़ेंगे आप ही, लेकिन एडीओ साहब के आदेश के बाद। ठीक है, तो एडीओ साहब के पास भेजेंगे, उसके बाद एडीओ साहब आप ही से कहेंगे जांच करो, जांच करने के बाद आपको सही लगता है तो जोड़ दो। यदि सहायक विकास अधिकारी पंचायत को ऐसी जांच के बाद, जिसे वह ठीक समझता है, यह समाधान हो जाए कि आवेदक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत के लिए, मतलब रजिस्ट्री किए जाने का हकदार है, यानी सही व्यक्ति है, तो वह आदेश देगा कि आवेदक का नाम इसमें जोड़ दो, और फिर आप उसका नाम, यानी सचिव उसका नाम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे आप ही, लेकिन एडीओ साहब के आदेश के बाद। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है, हाँ। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, सही है ना? तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आप क्या कर सकते हो, अगर मैं और आपको आसान भाषा में समझाऊं कि साहब ग्राम पंचायत अधिकारी साहब वीपीओ या वीडीओ क्या कर सकता है इसमें? तो वीपीओ और वीडीओ परिवार रजिस्टर में ये कर सकता है कि अगर किसी की जन्म और मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो उस जन्म मृत्यु को उसमें ऐड कर देगा साहब। ठीक, यहाँ पर लिख देगा, ये देखो, ये मृत्यु का दिनांक लिखा है, ठीक है, या यहाँ पे जन्म लिखा है, तो इसको यहाँ ऐड कर देगा। बाकी और उसके पास कोई अधिकार नहीं है। नाम जोड़ना, नाम हटाना, ये सब एडीओ साहब के पास अधिकार है, आपके पास अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है, नियम नंबर 5 या नियम नंबर 6 के अधीन किए गए आदेश से किसी व्यक्ति या किसी आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर उपखंड अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। मान लो, अब देखो इसका मतलब क्या है, ये है नियम नंबर 5 साहब, नाम चेंज करवाना है, शुद्धिकरण करवाना है या नाम शामिल करवाना है। आप कोई व्यक्ति नाम शामिल करवाने के लिए आया और जांच में पता चला वहाँ रहता ही नहीं, तो आप तो उसका नाम शामिल करोगे नहीं, तो वो कहाँ भागेगा? वो शिकायत करेगा। तो उसके लिए भी अधिकार है। शिकायत कहाँ करेगा? उपखंड अधिकारी के पास कर सकता है, यानी बीडीओ साहब के पास कर सकता है। सही है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं।
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं पीडीएफ हमें कहाँ से मिलेगी, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये पीडीएफ जो है साथियों, ये हमारा जो पेड ग्रुप चल रहा है उसमें दी जा रही है और इसकी कीमत मात्र 800 रुपये है। मात्र 800 रुपये में ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ले लो, अभी समय है अच्छे से, मैं आपके साथ जुड़ाई हुआ हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मात्र 800 रुपये में पूरी की पूरी ये पीडीएफ आपको मिल जाती है। ठीक, अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। इसको लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करिए और आप इस पीडीएफ को ले लीजिए। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं, इसका अभिरक्षण और संरक्षण। तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पे है? तो ग्राम सभा का सचिव यानी आप कुटुंब परिवार रजिस्टर की सुरक्षित अभिलेख के लिए उत्तरदायी होगा। ध्यान रखना, इसमें कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम न पाओगे, सीधी बात है, क्योंकि तुम ही इसको चलाने के लिए जिम्मेदार हो। ठीक है, हाँ। प्रत्येक व्यक्ति को रजिस्टर का निरीक्षण करने तथा किसी प्रविष्टि या उसके उद्धरण की प्रमाणित प्रतिलिपि ऐसी विधि से तथा शुल्क का भुगतान करने पर पाने का अधिकारी होगा जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में विनिर्दिष्ट हो। यानी कोई व्यक्ति परिवार रजिस्टर की नकल ले सकता है। यही बात मैंने आपको अभी बताई थी कि कोई व्यक्ति परिवार रजिस्टर की नकल ले सकता है ना। उस पर नीचे साइन होंगे वीडियो साहब के यानी आपके, और वो साइन होने के बाद वो प्रति कैसी मानी जाएगी? प्रमाणित। अगर किसी नकल पर वीडियो साहब के साइन नहीं है, वीपीओ साहब के साइन नहीं है, तो वो प्रमाणित नहीं होगी, वो मान्य नहीं होगी। नकल आप ले सकते हो, उसके लिए जो शुल्क है वो यहाँ पर आप मतलब जमा करके ले सकते हैं। शुल्क कितना है ये भी आपको बता देता हूँ। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ तो परिवार रजिस्टर की नकल के लिए प्रति पेज 1 रुपया चार्ज शायद रखा गया है। इसको आप एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। मैं अभी इतना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 1 रुपया प्रति पेज के हिसाब से इसका जो है शुल्क होता है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार इसको कंफर्म कर लेना। अब अगर कोई व्यक्ति परिवार रजिस्टर की नकल लेना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा वो भी आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आप आवेदन करिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल आपने सुना है? ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आप जो है आवेदन करिए। आवेदन ऑनलाइन ही होगा, ठीक है, लेकिन नकल आपको ऑफलाइन मिलेगी। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन कर दो और ठीक है, और आपको जो है ये जो नकल है ये 20 से 45 दिन के भीतर या एक सप्ते में नकल मिल जाती है। 1 सप्ताह के भीतर आपको नकल जो है प्राप्त हो जाती है अगर कोई आवेदन करता है तो ये जो है कुछ नियम है जो परिवार रजिस्टर से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं भी आए हैं तो कमेंट करना, कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं बता दूंगा। इसमें देखो ज़्यादा कुछ नहीं, आपके हाथ में तो या सचिव के हाथ में कुछ है ही नहीं। सचिव के हाथ में इतना है कि जन्म मृत्यु लिख दे, बस बात खत्म परिवार रजिस्टर में। बाकी नाम जोड़ना है, नाम हटाना है, गलत नाम हो गया है, सब एडीओ साहब करेंगे, आप कुछ नहीं करोगे। बस इतना ध्यान रख लो, ये इसका निचोड़ है, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बाकी एक बार वो पैसे वाली बात आप लोग देख लेना, कितनी फीस लगती है। वैसे तो मुझे तो 1 रुपये याद है, लेकिन आप लोग देख लेना एक बार, उसे कंफर्म कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, यूपीएससी की वीपीओ परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको वीपीओ के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। मात्र 400 रुपये में इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे, ठीक है। और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।